हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है सब जीवन में। तो कॉमन मिस्टेक्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका सेकंड वीडियो आज हम देखने वाले। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉमन मिस्टेक्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डील करते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती है जो हम रिपीटेडली करते हैं और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, राइट, कंसेप्चुअली और कैलकुलेट करते वाइज। सिमिलरली साथ के साथ एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये हम इस सीरीज में केटर कर रहे हैं, राइट। तो आज का हमारा फोकस होगा काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन वाले पार्ट में, कि काइनेमैटिक्स में और एनएलएम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम बहुत कॉमन तरीके की गलतियाँ करते हैं और जो हम एक बार अगर सीख लें तो उसके बाद हम वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। स्पेशली मैकेनिक्स में भाई गलतियाँ हमें लगता है कि सर इट्स अ सिली मिस्टेक, राइट। आप गलती करके बोलते हैं सर गलती से सिली मिस्टेक हो गया, पर एक्चुअली अगर आप उसकी तह पे जाएंगे तो वो सिली मिस्टेक नहीं होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली एक कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी। और कंसेप्चुअल मिस्टेक कब ठीक कर सकते हैं? जब आप कॉन्शियसली उनको ठीक करें और आपको पता हो कि आपको कौन सी कंसेप्चुअल नॉलेज गलत तरीके से पता थी या फिर अधूरी पता थी। ऑलराइट, तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को आज पर्टिकुलरली एड्रेस करेंगे। तो आई होप आप पैरेलली पढ़ते जाएंगे इन टॉपिक्स को और उनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, कीपिंग दीज कॉमन मिस्टेक्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन माइंड। ऑलराइट, तो अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ताकि हमें भी काफ़ी मोटिवेटिंग फील हो, राइट। और अगर आपने अभी तक एटीपी स्टार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही कूल और सुपर फन वीडियोस और कम समय में ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट कर देने के एजेंडा से वीडियोस रेगुलरली डाले जाते हैं। सो डू फॉलो द चैनल। ऑलराइट, तो देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन काइनेमैटिक्स। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट मैप हमेशा अपने दिमाग में चिपका के रखें, स्पेशली मैकेनिक्स में, कि भाई हम मोशन का काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं और काइनेमैटिक्स का क्या मतलब होता है कि मोशन कैसे हो रहा है, हाउ द मोशन इज हैपनिंग। वी ट्राई टू आंसर टू द क्वेश्चन हाउ। हाउ मतलब हिंदी में बोले तो कैसे, एक मोशन कैसे हो रहा है, हाउ द मोशन इज हैपनिंग। यहां पे हम वरी नहीं करते हैं किस क्वेश्चन के बारे में, हम ये नहीं पूछेंगे यहां पे कि मोशन क्यों हो रहा है, व्हाई द मोशन इज हैपनिंग। यहां पे हम व्हाई को नहीं केटर करते हैं। व्हाई को हम कहां केटर करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम यहां पे आंसर करते हैं व्हाई को। मोशन क्यों हो रहा है, दैट इज बीइंग आंसर्ड यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के फोर्सेस, राइट, वो क्या होते, और जब वो फोर्सेस एक्ट करते हैं तो बॉडी का स्टेट, रेस्ट या मोशन किस तरीके से चेंज होता है। और फिर और एक और तरीके का फोर्स हम देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, इंक्लूडिंग लेट्स से स्प्रिंग फोर्स एंड व्हाट नॉट। तो ये डिस्टिंक्शन समझ आना जरूरी है कि काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन की डिटेल्स की बात करते हैं कि भाई डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, वो मोशन क्यों हो रहा है, ये आंसर हम यहां पे करेंगे न्यूटन्स लॉज में। ऑलराइट, देन इन दोनों में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की मोस्टली बात करते हैं। पहली बार हम यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी ना है जिंदगी में सारी चीजें सीधी लाइन में चलेंगी। भाई मोशन तो कर्व लाइन में भी होता है, सर्कल में भी होता है, तो हम वो जनरलाइज करेंगे यहाँ पे। तो इसके भी फिर अगेन दो पार्ट्स होंगे, सर्कुलर मोशन की काइनेमैटिक्स, कि भाई सर्कुलर मोशन या कोई भी कर्वीलिनियर मोशन क्यों कैसे हो रहा है, और सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स, कि भाई वो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, राइट, किसके प्रभाव में हो रहा है। ऑलराइट, देन यहां पे एक टोटल अलग नजरिया आ जाता है कि भाई ये वेरिएबल्स डिफाइन करना, कोऑर्डिनेट डिफाइन करना, चेंज डिफाइन करना तो एक तरीका है जो हम यहां तक एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वर्क, एनर्जी, पावर में हम एक दूसरे नजरिए से मोशन को केटर करते हैं। वो दूसरा नजरिया क्या है? एनर्जी वाला नजरिया, कि भाई चीजों में एनर्जी होती है, भाई अथाह एनर्जी नहीं है, लिमिटेड है, और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अगर आप किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो आप बोलेंगे कि भाई हमने इस पे वर्क किया है। अगर आप किसी बॉडी से एनर्जी निकाल लेते तो हम बोलेंगे हमने इससे वर्क लिया है।
राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर एंड वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहां डिफाइन करते हैं। देन यहां तक, इस पॉइंट तक हम इस चीज को बिल्कुल इज्जत देते ही नहीं है कि भाई आपकी बॉडी में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नाम की भी चीज होती, मतलब डायमेंशन भी हो सकते हैं। यहां तक हम जितने भी क्वेश्चंस, जितनी भी सिचुएशंस केटर करते हैं, उनमें बॉडी मोस्टली आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो पॉइंट मास है। क्या अज्यूम कर सकते हैं? कि वो पॉइंट मास है। भाई पर असल जिंदगी में ऐसा कहां होता है? कौन है पॉइंट मास? कोई नहीं है पॉइंट मास, राइट। तो यहां पे हम बॉडी के डायमेंशंस को इज्जत देते हैं कि अरे भाई बॉडी में लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा, हाइट भी होगा, डायमीटर भी होगा, रेडियस भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, एरिया भी होगा, राइट। तो हम यहां पे फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एंड सिमिलरली लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। तो इसको डिटेल में तब जाएंगे जब हम फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स एंड एफएक्यूज इन चैप्टर्स का पढ़ेंगे, राइट। देन रोटेशन का आपको आइडिया है, इस सारी माइट को कंबाइन कर दो, फिर उसी चीज को रोटेशनल मोशन में कर दो, फिर उसी चीज को कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में कर दो, तो आपका आरबीडी आ जाता है। और फिर आरबीडी में जो रिजिड बॉडी वाला क्लॉज है वो भी हम छोड़ देते हैं जब हम बॉडी की इलास्टिसिटी की बात करते हैं, राइट। तो आज का इस वीडियो का फोकस हमारा ये दोनों पार्ट्स रहेगा, राइट। काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, और कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं और फ्रीक्वेंटली कौन से क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे जाते हैं, वो हम आज केटर करेंगे, राइट। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपको सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी मिलेगा एंड देन सब्सिक्वेंटली सेंटर ऑफ मास, आरबीडी एंड इलास्टिसिटी, ऑलराइट। तो बात कर लेते हैं काइनेमैटिक्स की। तो काइनेमैटिक्स में मोटा मोटा तौर पर ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रेन में, दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा काइनेमैटिक्स में हम पहले डिफाइन करते हैं चीजें, राइट। डिफाइन करते हैं कि भाई पोजीशन क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, करेक्ट, फलाना ढिमकाना। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है। तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक पहले नंबर की क्या है कि आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इज्जत जहां देनी चाहिए, जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं देते हो, राइट। भाई आपकी 9th क्लास से गंदी हैबिट लगा दी जाती है कि भाई रट लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और आप इसी का गुणगान करते रहते हो 11th में, 12th में, ग्रेजुएट होने के बाद भी। भाई दिस इज जस्ट अ लिमिटेड सेट ऑफ इक्वेशन, और आप भूल जाते हो कि भाई इनको लगा पाने की एक कंडीशन है कि अगर आपके सिस्टम का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इसे अप्लाई करें। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है भाई तो ये बदतमीजी करने की कोशिश ना करें। भाई -1 घर लेकर जाएंगे, -1 का मतलब समझते हो ना कि भाई अगर तू कुछ नहीं करता तो तू इससे बेटर करता। ध्यान देना इस बात पे, -1 लेके जाने से बेटर है कि आप उसे छोड़ दो, समझ रहे हो। तो ऐसी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स ना करें, और कर भी दोगे तो सिली मिस्टेक ना बोले। भाई दिस इज नॉट अ सिली मिस्टेक, राइट, दिस इज अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। तो जगह जगह पे इन इक्वेशंस पे मुंह मारना बंद करो। ये इक्वेशंस का लिमिटेड वैलिडिटी है। जहां जहां मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, भाई ये तो बहुत ही सॉर्टेड है, राइट। तो कहना से जहां जहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है वहां वहां आप ये इक्वेशंस लगा सकते हैं। जहां एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है वहां इन्हें लगाने की कोशिश भी मत करना। वहां सिंपली आपकी जो डेफिनेशंस हैं, जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल वेलोसिटी का चेंज और इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो करके डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना। ऑलराइट, लेट से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप a dt बोलेंगे, राइट। अब क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इसे तब तक बाहर पुल नहीं कर सकते जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि इसमें कोई टाइम डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें टाइम का टर्म आएगा और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ये दिखने में लगता है कि भाई ट्रिवियल सी छोटी सी चीजें हैं, पर एक्चुअली आप अंत तक गड़बड़ करते चले जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल दिक्कत आपकी ये आइडेंटिफाई करने में हो रही है कि ये कांस्टेंट है कि नहीं। ऑलराइट, देन हम दूसरे पड़ाव पे आते हैं और हम 2D मोशन की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाँ भाई सबको याद हो जाता है, एग्री कि भाई हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी, करेक्ट। देन आपका मैक्सिमम हाइट आ जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड इसी तरीके से आप रेंज का भी लिख देते हो फंक्शन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इट्स फाइन बट इट इज नॉट ऑल। ये 3 फॉर्मूला रट के ये मत सोचना कि आपने प्रोजेक्टाइल पे फतेह कर ली, राइट भाई। सबसे पहले तो अजम्पशंस दिमाग में चिपका लो। अजम्पशन क्या होते हैं कि अगर आपका मोशन प्रोजेक्टाइल है तो पहली बात तो हम मानते हैं कि g इस पूरे रास्ते कांस्टेंट है, 9.8 या 10 डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। दूसरी चीज एयर ड्रैग बिल्कुल भी नहीं है। एयर ड्रैग बिल्कुल भी नहीं है मतलब x वाली एक्सिस में एक्सेलरेशन आपका 0 है और y में एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, राइट। देन एक आप लेते हो कि भाई इसका जो रेंज होना चाहिए वो रेंज शुड बी मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ के कर्वेचर से छोटा होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने यहां से फेंका और यहां आया, समझ रहे हो, ये कर्वेचर सीन में नहीं आना चाहिए। तो ये अजम्पशन पता होने चाहिए। कई बार क्वालिटेटिव क्वेश्चंस में एग्जामिनर बेहतरीन तरीके से आपका काट देगा इन अजम्पशंस पे एक क्वेश्चन बना के, ऑलराइट। देन दैट्स व्हाट जो मैंने अभी अभी बोला कि फॉर्मूलाज पे इतना रिलाय ना करें, काइनेमैटिक्स पे रिलाय करें, भाई फॉर्मुलेशन पे रिलाय करें। भाई व्हेन आई से फॉर्मुलेशन पे रिलाय करें तो याद करो हम एक्स एक्सिस के मोशन को अलग से डील करते हैं और हम वाई एक्सिस के मोशन को अलग से डील करते हैं, राइट। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, यहाँ आपने इस बॉडी को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो आप बोलते हैं भाई एक्स और वाई में जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है। तो आप एक्स में बोलते हैं भाई इनिशियल वेलोसिटी बिल यू कॉस थीटा आई क्या, वाई में बोल दो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा जे क्या, राइट। देन आप एक्सेलरेशन एक्स में बोलते हैं अरे ये तो जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन वाई में आप बोलते हैं अरे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप डील करते हैं। ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फंडामेंटल तरीका है काइनेमैटिक्स में प्रॉब्लम को देखने का। और इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको कुछ डिफरेंट सिचुएशन दे दी जो आपने शायद क्लास में ना पढ़ी हो तो भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे अगर आप काइनेमैटिक्स दिमाग में लेके चलेंगे, राइट। अब हो सकता है वो एयर ड्रैग दे दे, वो एक्सेलरेशन दे दे एक्स में, तब क्या करोगे, तब यू साइन थीटा बाई जी कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर, नॉट रिमेंबर बट यू हैव टू एब्जॉर्ब एंड अप्लाई एंड रीजन अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, 2 डायमेंशनल मोशन। देन हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स इन काइनेमैटिक्स एंड इन मैकेनिक्स इन जनरल। तो ये अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, राइट। रिलेटिव मोशन हर चैप्टर में आता जाएगा, इनफैक्ट ये पूरी चीजें हर चैप्टर में आती जाएगी टिल द टाइम यू गिव योर फाइनल एग्जाम, राइट। तो रिलेटिव मोशन में सबसे मेन कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि भाई आप ए हैं और बी हैं, अगर बी मूव कर रहा है और ए देख रहा है तो आप क्या करते हैं, आपको अभी भी शायद आधे लोगों को श्योर नहीं होता है कि वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए बाय बी लिखना है या वी बी बाय ए लिखना है, कि भाई इनमें से क्या चूज करूं। तो फिक्स कर लो, एक कन्वेंशन फिक्स कर लो। और वो हम किस तरीके से फिक्स करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई पहले जो लेटर लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, और बाद में जो लेटर लिखा है वो कौन है, ऑब्जर्वर, राइट। तो अगर आपका बी मूव कर रहा है और ए इस पूरी सिचुएशन को देख रहा है तो ये वेलोसिटी किसकी रिपोर्ट करेगा, बी की रिपोर्ट करेगा, और ऑब्जर्वर कौन है, ए, करेक्ट। तो आपको ये चीज हमेशा दिमाग में चिपका के रखनी है कि वी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही रिपोर्ट करे, ताकि आपकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर पे स्टैंड लेने में कंफ्यूजन ना रखें, राइट, इसे फिक्स रखें और सब्सक्रिप्ट्स को प्रॉपर इज्जत दें कि भाई दैट्स व्हाट आई सेड कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी स्लैश ए एक ही बात नहीं है, वो 2 अलग अलग बातें हैं। इसीलिए माइनस प्लस की गलतियां होती हैं। माइनस प्लस की गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि ये रिलेशन है, राइट। वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नेगेटिव ऑफ वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑलराइट। तो वो माइनस की गलतियां अवॉइड करने के लिए आप सब्सक्रिप्ट्स को अपनी ड्यू इज्जत दें और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कौन है उसका स्टैंड क्लियर रख के चले माइंड में, राइट। स्पेशली जब आप
रिलेटिव वेलोसिटीज लिखते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंसेस ऑफ अप्रोच लिखते हैं, राइट, तब ये चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आपको वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं या लेट से इमेजिन करने पड़ते हैं। ऑलराइट, देन बात आ जाती है कंस्ट्रेंट मोशन की। तो कंस्ट्रेंट मोशन सिंपल है पर उनके साथ प्रॉब्लम ये, आप इनको लाइटली लेते हो, राइट। 90% बच्चे कंस्ट्रेंट मोशन को लाइटली लेते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन मैकेनिक्स। भाई आप अगर कंस्ट्रेंट मोशन नहीं समझ पाओगे तो आप आने वाले चैप्टर्स के सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। कंस्ट्रेंट मोशन को अपनी ड्यू रिस्पेक्ट दो, गिव इट टाइम, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंटुइटिव and very important at the same time. Then respect vectors. भाई constraint motion में जब आप बात करते हो, let's say कि ये आपका एक वेज है और ये आपका दूसरा वेज है, ये दोनों constraint है, तो याद करो भाई अगर ये एंगल अल्फा है तो ये दोनों सरफेसेस भी अल्फा एंगल पर इंक्लाइन, राइट। तो आप बोलते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इन दोनों के कंपोनेंट्स सेम होंगे, किस चीज के, वेलोसिटीज के, एक्सेलरेशन के, फलाना ढिमकाना, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट है, मतलब ये दोनों बॉडीज, भाई नामकरण कर दो ए और बी मूव कर सकती हैं पर इनके दोनों के मोशन में एक बाधा है, एक कंस्ट्रेंट है, और वो कंस्ट्रेंट क्या है कि ये कांटेक्ट में है, और अगर ये कांटेक्ट में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए, इनके एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। समझ आ रहा है? तो इसको इज्जत दो। सिमिलरली रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, मान लो ये धागा है, ये पुली, राइट, ये एक दूसरी पुली, एक फलाना तीसरी पुली, ये एक यहाँ पे ब्लॉक है, एक यहाँ पे ब्लॉक है, एक यहाँ पे ब्लॉक, कुछ भी बनाते दो, राइट। तो भाई ये जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इन तीनों के मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सनम एक दूसरे से एक डोरी से बंधे हुए हैं और उस डोरी की वजह से इनके मोशंस रिलेटेड हैं। तो अगर ये भाई साहब V1 से जाएंगे, भाई साहब अगर V2 से जाएंगे, भाई साहब अगर V3 से जाएंगे, तो कुछ ना कुछ V1, V2, V3 या A1, A2, A3 का रिश्ता निकलेगा, राइट। तो अब मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि कंस्ट्रेंट क्या है, वो डिटेल में जाके थ्योरी या कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट वीडियो में देखो। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इट इज डैम इंपॉर्टेंट, गिव दिस टॉपिक इट्स ड्यू रिस्पेक्ट, ऑलराइट। हमेशा आपको 6 वेरिएबल और 5 इक्वेशन ऐसा कुछ दिखने लगे कि भाई ये तो दिक्कत हो गई, तो याद रखना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कंस्ट्रेंट की कोई ना कोई इक्वेशन मिस कर गए होंगे, राइट, और आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंस्ट्रेंट को अपनी इज्जत दो और वेक्टर्स को भी अपनी इज्जत दो, राइट। तो आई होप काइनेमैटिक्स का ये आपको समझ आया कि भाई क्या क्या आप कॉमन गलतियां करते हैं काइनेमैटिक्स में, ऑलराइट। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक डायनेमिक्स की। तो अगेन एक चीज में रिमाइंड कर दूं, काइनेमैटिक्स में हम हाउ को आंसर नहीं करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, भाई काइनेमैटिक्स में हम हाउ को आंसर करते हैं। We answer to the question how. We don't bother about the question why. Right? In Newton's laws of motion, we bother about the question why. Motion क्यों हो रहा है, हम यहाँ पे बात करते हैं उसकी, राइट। और हम इसीलिए भाई न्यूटन भाई साहब ने श्री 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 1008 न्यूटन भाई साहब ने लॉज दिए हैं हमारे मैकेनिक्स के, और मैकेनिक्स के लॉज एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है, राइट। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो आई होप आपको वो पता होगा। उसमें हम गलतियां कहाँ करते हैं ध्यान देना। तो अगेन यूनिफॉर्म मोशन, भाई यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्लियर रखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होना और इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाना, राइट। भाई कई बार जल्दबाजी में कई कैंडिडेट्स क्या कर देते हैं, भाई आप बोलते हैं अच्छा यूनिफॉर्म मोशन तो v इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नहीं, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, करेक्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि हर सेकंड बराबर बराबर डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ऑलराइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। देन एक्शन रिएक्शन पे, भाई ये सबसे बड़ी स्कोप ऑफ मिस्टेक्स है इस चीज में। भाई आप 12वीं पास कर लेते हैं, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं,
पर फिर भी अगर मैं आपके सामने दो मासेस रख दूं और बोल दूं कि भाई ये धरती है, ये दुनिया पे तल दी, उस पे टेबल मास m, ये एक और मास m, आप बताओ कितने एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? तो मुंह फाड़ के कई लोग 2, 3, 4, 6 फलाना ढिमकाना कुछ भी बोलते, राइट? आप एंड तक भी क्लियर नहीं हो पाते कि भाई एक्शन रिएक्शन किस तरीके से लगते, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ पसंद सबको है, हाँ भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हाँ मेरे को समझ आ गया, पर उसकी डेप्थ कब रियलाइज होती है? जब आप एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो भाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन सेपरेट बॉडीज, यही एक सबसे बड़ी गलती है जो आप कर बैठते हैं, और 4 नंबर की जगह आप -1 नंबर घर लेकर पहुंचते हैं, राइट? देन फ्री बॉडी डायग्राम, आप जल्दबाजी में लेट से आप इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, तो आप बोल देते हैं मास mg, नॉर्मल हो सकता है, अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शन विक्शन व्हाटएवर। तो सबसे पहली बकवास कि सर mg एक्शन नॉर्मल रिएक्शन, घंटा भाई ऐसा नहीं है, ये आज अगर सोच रहे हो तो आज के बाद कभी मत सोचना, ये भाई जाहिलपंती है, ये दिस इज ऑफेंसिव। ये mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है भाई, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका ओरिजिन कहां से आया है? ग्रेविटेशन से आया है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कांटेक्ट के कारण ये आता है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं हो सकते, राइट? इसका रिएक्शन आपको कहीं और मिलेगा और इसका रिएक्शन आपको कहीं और मिलेगा, और अगेन सेम बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम पे एक्शन रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, राइट? तो ये गलतियां जो आप कर देते हैं, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इससे सवाल कैसे गलत हो रहा है, आपको पता भी नहीं है कि इससे सवाल कैसे गलत हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो अभी के अभी, राइट? पढ़ लो थ्योरीज की, और आज के बाद ये गलतियां ना करना, ऑलराइट? देन बात आती कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, वही चीज जो मैं आपको यहां बता रहा था या फिर यहां बता रहा था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं इनको कंस्ट्रेंट के साथ डील करें कि भाई नॉर्मल कॉन्टैक्ट किस तरीके से और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को सेम लेके चले। देन स्प्रिंग फोर्सेस की आप बात करते हैं, राइट? तो स्प्रिंग फोर्सेस में भी आप हमेशा इस माइनस को उतनी इज्जत नहीं देते जितनी इसको मिलनी चाहिए, राइट? भाई ये माइनस सिंपली आपसे क्या बोलता है? ये माइनस कहता है यार सिंपल है, मेरा फंडा सिंपल है। अगर आपका एक्सटेंशन है, अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग पुल करेगा, राइट? और अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो स्प्रिंग पुश करेगा, राइट? मतलब स्प्रिंग बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पुश और पुल दोनों कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसे कंप्रेस किया है कि इलॉन्गेट किया, राइट? एंड एज सिंपल एज दैट उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप इससे, राइट? आगे चल के हम वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में इसका वर्क डन डिफाइन करते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, राइट? तो वो तब की तब देखेंगे। अभी बस ये ध्यान रखो कि स्प्रिंग फोर्सेस में इस माइनस को मिस ना करो, राइट? ये माइनस आपके सवाल गलत करवा देगा। देन देख ऑलमोस्ट द एलिफेंट इन द रूम, फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं इस चैप्टर में फ्रिक्शन से ही सवाल आता है, क्योंकि ये सारी चीजें भी इसी के क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं, राइट? और सबसे बड़ा ब्लंडर जो हर कैंडिडेट करता है, इनफैक्ट कई टीचर्स भी करते हैं, भाई स्टैटिक और काइनेटिक, राइट? या फिर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, राइट? स्टैटिक और काइनेटिक में क्या होता है? भाई आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब करो, और अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि फ्रिक्शन एकदम सॉर्टेड है, इट इज ईजी, इट इज रियली ईजी। और मैं इसको ऐसा ईजी क्यों बोल रहा हूं? इसका एक ही मकसद है जीवन में, इसका जीवन में एक ही मकसद है, वो क्या है कि भाई रिलेटिव मोशन, भाई इसको पल्ले बांध लो, रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन एक्चुअली हो रहा है तो उसको रोकना, और अगर रिलेटिव मोशन होने की कोशिशें हो रही है, कैन आई से टेंडेंसी, अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो इन दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन लगेगा, राइट? अगर रिलेटिव मोशन एक्चुअली हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, राइट? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। जहां जहां दो बॉडीज एक्चुअली स्लिप करेगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वहां वहां फ्रिक्शन
काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता है, फिक्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज फिक्स्ड म्यू के टाइम्स कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स, राइट। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और ये उन दोनों सरफेसेस की प्रॉपर्टी होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन भाई थोड़ी सी हरामी चीज है। हरामी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई ये अपनी औकात के अनुसार काम करता है, औकात अनुसार काम करता है। इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग। कि भाई एक्चुअली अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, रिलेटिव स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तो कोशिश की जा रही है, मान लो कोशिश की जा रही है रिलेटिव स्लिपिंग कराने की, तो फिर कौन गेम खेलेगा? ये काइनेटिक तो नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन गेम खेलेगा, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी एट प्ले, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब ये कुछ भी हो सकता है इन वैल्यूज के बीच में। तो वो कुछ लोग मुंह उठा के बोल देते हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। गलत, आज के बाद मत करना है गलती, बर्बादी हो जाएगी। मैं घर पे -1 लेके जाऊंगा, सपने में आके डराऊंगा, याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एस इंटू एन। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत है या फिर उससे कम वैल्यू पे भी काम चल जाएगा। काम चल जाने का मतलब उसका एजेंडा पूरा होना, और एजेंडा पूरा होने का मतलब रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना, राइट। तो इसके जीवन का एक ही मकसद है कि रिलेटिव मोशन की बर्बादी, राइट। तो उसी चीज के हिसाब से काम करें। अगर आप ये स्टैटिक और काइनेटिक का डिफरेंस समझ जाएंगे तो बाकी सब आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। स्पेशली 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स जिसमें बच्चे भड़पड़ाते हुए नजर आते हैं, राइट, कि सर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम समझ नहीं आता, तो उसका भी अपन ने बहुत ही क्लियर सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। भाई स्ट्रक्चर कैसे कि भाई ये सरफेस है, ये ब्लॉक आपका ए है, ये ब्लॉक आपका बी है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिया म्यू एस म्यू के, ये 1 1 बोल दो, म्यू एस 2 म्यू के 2, राइट। फिर आप बोल देते हैं कि भाई इस पे फोर्स लगा दिया या फिर इस पे नीचे वाले पे लगा दिया, व्हाटएवर। तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। भाई इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, राइट। अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। अगर ये साथ में नहीं चल रहे, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा, राइट। तो हम पहला चेक यही लगाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर ये साथ में चल रहे होते हैं तो फिर सिचुएशन बहुत ही आसान हो जाती है, राइट। भाई आप सिंपली लिख देते हैं कि भाई एक्सेलरेशन बराबर है, तो इन दोनों को एक ही बॉडी मान लो और एक ही बॉडी को सॉल्व कर दो सेकेंड लॉ लगा के, राइट। और आप अज्यूम कर लेते हैं, राइट, आप अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये दोनों साथ चल रहे हैं, और अज्यूम करने के बाद आप चेक करते हैं कि भाई मैंने गलत तो अज्यूम नहीं कर लिया, ओके। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लेट्स से आपको कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी, तो आप चेक करेंगे कि यार ये परमिसिबल है कि नहीं, क्योंकि भाई फ्रिक्शन अथाह बढ़ तो नहीं सकता, कुछ भी वैल्यू तो अटेन नहीं कर सकता। भाई फ्रिक्शन की एक औकात होती है, राइट, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर वो मैक्सिमम वैल्यू के अंदर है तो इसका मतलब होता है कि आपका अजम्पशन सही है, राइट। पर अगर कुछ गलत नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो मतलब आपने अज्यूम गलत किया है। दोनों ही केसेस में आपको एक कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग मिलती है और वो इस स्टैंड को लेने में हेल्प करती है। अगर वो साथ चल रहे होते हैं तो भी आपके लिए सिचुएशन आसान हो जाती है, अगर वो साथ नहीं भी चल रहे होते हैं तो फिर आप ये बोल पाते हैं कि भाई ये जो फ्रिक्शन 2 है जो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लग रहा है, ये कैसा फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है। क्यों क्लैरिटी? कि भाई ये आपको फ्रिक्शन 2 की वैल्यू एग्जैक्टली बता देगा, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये कॉमन मिस्टेक्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्लियर हुए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको ये चीज़ समझ आई, राइट। तो इस सीरीज में जो अगले वीडियोस होंगे उसमें हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, वर्क पावर एनर्जी की, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और इलास्टिसिटी की, राइट। उसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स अलग टॉपिक्स, राइट। तो आई होप ये कंस्ट्रक्टिव लगा और इस वीडियो ने कुछ ना कुछ आपके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल पॉट होल्स, कॉन्सेप्चुअल गड्ढे रह गए होंगे उनको भरा होगा और आप जो गलती एक बार कर चुके हैं वो रिपीट ना करें और एग्जाम से पहले आप सारी गलतियां कर चुके हों और एग्जाम में आप अपना परफेक्शन दें,
ऑल राइट, तो अगेन हिट लाइक इफ यू आर लविंग दिस सीरीज एंड इफ यू आर लविंग द पैरेलल सीरीज बाय शांतनु सर, या फिर जो अपनी कॉमन मिस्टेक्स वाली सीरीज और द सीरीज जो वन शॉर्ट सीरीज है 7 मिनट 10 मिनट, राइट। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप कमेंटिंग, इट इज मोटिवेटिंग इक्वली फॉर अस एज इट इज फॉर यू, ऑल राइट। तो कीप स्टडिंग, चिल रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।